सुप्रभात प्रिय अभिभावकगण और मेरे प्यारे बच्चों, मैं शिखा यादव ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल से आप सबका स्कोप्स ऑफ बायोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम तो बच्चों आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन एज यू ऑल हैव प्रमोटेड टू 11th क्लास फ्रॉम 10th। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो सिचुएशन है, कंडीशंस हैं, दे आर नॉट इन आवर हैंड। अभी एडवर्स कंडीशंस हैं, तो उसी कारण क्लासरूम क्लासेस आपकी नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए हम लोगों को सभी को ऑनलाइन क्लासेस आपको देनी पड़ रही है। आशा करती हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझ में भी आएगा आपको। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट आता है तो बच्चों, यू आर फ्री टू आस्क टू एनीवन। ग्रुप में सभी टीचर्स के, सभी फैकल्टीज के फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है। आप उनसे बात कर सकते हैं और आपको कैरियर काउंसलिंग के लिए जो भी प्रॉब्लम हो रही है आप अपने उनके समक्ष रख सकते हैं। तो आज यहाँ वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि अभी तक मुझे लगता है कि काफी बच्चों ने अपने स्ट्रीम्स जो है वो सेलेक्ट कर लिए हैं, बट अभी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके मन में कुछ डाउट्स आ रहे हैं, कुछ कंफ्यूजन है कि हमें आगे 11th में कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम हमें ऑप्ट करनी चाहिए। तो आज यहाँ आने का, ये वीडियो बनाने का मेन एम मेरा यही है कि आपके डाउट कुछ हद तक मैं क्लियर कर सकूं और आपको किस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहिए एक प्रॉपर गाइडेंस आपको आज मिल सके। तो जनरली बच्चों देखिए, 11th में जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है आप ही नहीं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे वही सब्जेक्ट आपको आगे आपके करियर में भी लेना पड़ेगा और आप प्रोफेशन में भी उसी के अकॉर्डिंग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जाहिर सी बात है, यहाँ जो स्टेज होती है आपके लिए, ये थोड़ी बहुत क्रूशियल हो जाती है। थोड़े आप इस टाइम बहुत कंफ्यूज होते हैं, डिले करते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो एक करेक्ट डिसीजन आप ले सके तो उसके लिए आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। वैसे तो बच्चों, अगर आप देखेंगे नेट पे बहुत सा मटेरियल इससे रिलेटेड, बहुत सारे जो आपके कैरियर काउंसलर्स हैं, करियर काउंसलर बहुत सारे अवेलेबल हैं, बट फिर भी मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ आ सके कि आपको क्या सब्जेक्ट आगे लेना चाहिए, कहाँ कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। आप सभी जानते हैं, पेरेंट्स तो चलिए इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं मुझसे, बट बच्चे जो है 10th में वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट लेती हूँ पीजीडी क्लासेस में। तो जो पेरेंट्स हैं उनको भी मैं बता दूं कि अब 11th में जो आपकी मेडिकल स्ट्रीम आती है तो बायो का जो सब्जेक्ट है वह मुझे पढ़ाना है। तो उससे रिलेटेड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा 11th में मेडिकल स्ट्रीम ऑप्ट करता है तो उसके आगे कैरियर में आप उसके पास क्या क्या स्कोप्स रहते हैं, किस किस प्रोफेशन में, किस किस फील्ड में वो आगे जा सकता है। तो शुरू करते हैं बच्चों। अगर आप 12th में 11th में मेडिकल स्ट्रीम लेते हैं तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। मेन आपके पास 4 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और 4th आता है आपका इंग्लिश। ये आपके मैंडेटरी सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा एडिशनल आपके पास रहता है फिजिकल एजुकेशन या म्यूजिक। तो इसी से रिलेटेड अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेते हैं तो आगे 12th के बाद आप किस किस फील्ड में, कौन कौन से स्कोप्स हैं आपके पास जिसमें आप जा सकते हैं। तो पहला जो आता है, मैंने जनरली देखा है कि बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या मेडिकल स्ट्रीम एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स मुश्किल होता है, उसमें ज्यादा पढ़ना पड़ता है। तो आपको एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। ये टोटली डिपेंड करता है आप पर कि आपका किस सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है। आप देख भी सकते हैं, जब आप 10th में थे तो आपका सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था, अगर आपको होमवर्क मिलता था तो आप घर जाके सबसे पहले सोचते थे कि मैं ये सब्जेक्ट पढूं, क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट का है। तो ये आपको खुद जानना है कि आपका पर्टिकुलर इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। दूसरी चीज, आपको ध्यान रखना है कि आप जो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं उसके इन फ्यूचर क्या क्या स्कोप्स हैं, कहाँ कहाँ उसके स्कोप्स हैं, उसके मेरिट्स, डिमेरिट्स, उसके प्लस माइनस पॉइंट क्या हैं, ताकि ऐसा ना हो कि अब आप कोई सब्जेक्ट चूज कर रहे और इन फ्यूचर आपको लगे कि हाय मैंने ये उस टाइम क्यों सेलेक्ट किया था, मेरे पास तो अब ऑप्शंस ही नहीं है जॉब के। अब मेरा मानना यही है बच्चों कि कोई भी बच्चा आज कोई सब्जेक्ट चूज कर रहा है, कोई भी फर्दर स्टडीज के लिए जाता है, उसके पीछे कारण ये होता है कि उसको एक अच्छी जॉब मिले, सोर्स ऑफ इनकम उसके पास अच्छा हो।
तो आज हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे कि अगर आप बायो सेलेक्ट करते हैं +1 में, उसके बाद आपके पास कौन कौन से स्कोप्स हैं, किस किस फील्ड में आप जा सकते हैं। तो पहला जो आता है, जो आपको पता भी है, जनरली पेरेंट्स जो है वो यही सोचते हैं कि अगर हमारे बच्चों के पास बायो है तो पहला जो उसके पास ऑप्शन रहता है वो डॉक्टर ही है। हमें पता है कि पहला ऑप्शन डॉक्टर है, लेकिन उसके अलावा भी उसके पास बहुत से ऑप्शन हैं। लेकिन जनरली लोगों की थिंकिंग ये है कि भाई अगर बायो ली है तो बस डॉक्टर, रिस्ट्रिक्टेड हो गया कि वो डॉक्टर लाइन में ही जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले हम डॉक्टर के बारे में ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ और भी ऑप्शंस बताऊंगी जिसमें आपके बच्चा अपने स्किल्स के बेसिस पे, टैलेंट के बेसिस पे सक्सेस पा सकता है। तो अगर डॉक्टर लाइन की बात करें तो सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है MBBS, बैचलर इन मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर मैं MBBS की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर इन मेडिसिन एंड सर्जरी। तो अगर MBBS, अब ये जितने भी डॉक्टर के सब्जेक्ट्स हैं, MBBS हो गया, BDS है, ब्रांचेस जो आ रही है मेडिकल स्ट्रीम की, इन सब के लिए कॉमन टेस्ट होता है, एग्जाम होता है जो कि नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, दैट इज नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। अगर नीट के अगर किस तरह के सब्जेक्ट्स आते हैं, क्या क्या मार्किंग स्कीम है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। नीट अगर बच्चे का क्वालिफाई हो जाता है और अगर उसके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, वो टॉप स्कोरर्स में होता है, तो सबसे पहले उसको मिलता है MBBS, बैचलर इन मेडिसिन एंड सर्जरी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू मेरिट, काउंसलिंग के टाइम सबसे पहले जो प्रायोरिटी मिलती है बच्चे को MBBS मिलती है। जिसके सबसे अच्छे मार्क्स होते हैं, MBBS वाली सीट्स उनके थ्रू फिल हो जाती है। उसके बाद आता है बैचलर इन डेंटल सर्जरी, जिसको आप नॉर्मली डेंटिस्ट भी कहते हैं, BDS। नेक्स्ट आता है बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। देखिए, उसके बाद फिर आता है होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, एंड आफ्टर दैट यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ये कुछ फील्ड्स हैं, डाइवर्स फील्ड्स हैं डॉक्टर के लिए। MBBS के बाद आप डेंटिस्ट बन सकते हैं। अगर आपका MBBS में सिलेक्शन नहीं होता तो आपके पास डेंटल सर्जरी का भी ऑप्शन रहता है। एंड इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड इन BDS देन यू कैन गो फॉर BAMS, BHMS, BUMS, ये सारे ऑप्शंस हैं। देखिए, आयुर्वेदिक जो है आजकल बहुत इमर्जिंग फील्ड हो रहा है। इट इज नाउअडेज, आजकल माना जाता है कि आयुर्वेदिक जो साइंस है वो MBBS के इक्विवेलेंट रखी गई है। तो देखिए, कोई भी जो स्ट्रीम है, कोई भी, अगर मैं सब स्टेजेस की बात कर रही हूँ, सब ऑप्शंस की बात कर रही हूँ, सभी अपने अपने उसमें फील्ड में सफिशिएंट है। अगर आप कोई भी किसी भी पर्टिकुलर डॉक्टरी लाइन में जाते हैं तो इट ओनली डिपेंड्स ऑन यू, आप में कितनी कैपेबिलिटी है अपने आप को प्रूव करने की। और ये सारी चीजें आपकी आती हैं 11 से लेके, जब आप कोर्स कर रहे हैं, अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप अपने आप को कितना सक्षम बनाते हैं। तो 11th और 12th जो है वो आपकी बेसिक क्लासेस हैं, आपका एक बेस बनाती हैं आपके फ्यूचर के लिए। तो यहाँ आपको बहुत ध्यान रखते हुए, बहुत ध्यान देते हुए आपका सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, ताकि इन फ्यूचर आपको बर्डन ना लगे। देखिए, जब आप कोई भी सब्जेक्ट इंटरेस्ट के साथ ऑप्ट करते हैं तो आप अपना उसमें 100% देने की कोशिश करते हैं। आप चाहते हैं कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट उसमें करूँ, और वही चीज आपको सक्सेस की तरफ ले जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आप डॉक्टरी लाइन में नहीं जाना चाहते तो सेकेंड ऑप्शन आता है आपके पास, दैट इज BSc, बैचलर इन साइंस। मेनली ये BSc है, ये टीचिंग से रिलेटेड है। आप BSc करके, MSc करके आप आगे एज ए टीचर अपॉइंट हो सकते हैं। नॉट ओनली इन गवर्नमेंट स्कूल्स, आपके पास प्राइवेट स्कूल्स के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप टीचिंग में नहीं जाना चाहते, मान लीजिए आप डॉक्टर में भी नहीं जाना चाहते, टीचिंग लाइन में भी नहीं जाना चाहते, तो उसके अलावा आपके पास कंपनीज, इंडस्ट्रीज के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं अगर आप बायो सेलेक्ट करते हैं तो। देखिए कैसे, अगर आप BSc करते हैं जेनेटिक्स से, जेनेटिक्स जो है इट इज अ साइंस विच इज मेनली रिलेटेड विद द वर्क ऑफ जीन। जब हम जीन से रिलेटेड, जीन क्या होता है, देखिए DNA, बच्चों ने सुना होगा, 10th में हमने DNA के बारे में पढ़ा भी था। अगर यहाँ जितनी भी डिजीजेस हो रही हैं आजकल, आप देख रहे हैं बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए पूरा ह्यूमन के जितने भी अंदर जेनेटिक मटेरियल, उस सबकी स्टडी करनी पड़ती है। तो वो सारी जो स्टडी हो रही है वो जेनेटिक्स में हो रही है। जेनेटिक्स से रिलेटेड ही एक और इमर्जिंग फील्ड आजकल आ रहा है, आपने सुना भी होगा, फोरेंसिक लैब्स प्रेजेंट है। फोरेंसिक लैब में क्या होता है, जो लेबोरेटरीज हैं दे जनरली डील विद द DNA फिंगरप्रिंटिंग।
एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको मैं देना चाहूंगी यहाँ पर। आप सभी ने सीआईडी देखा होगा। सीआईडी सोनी पे एक सीरियल आता है सीआईडी, पहले भी आता था, बहुत फेमस सीरियल हुआ है। उसमें जनरली क्या किया जाता था, जो क्राइम साइट थी वहां से पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल था जिसकी डेथ हो जाती है उसके डीएनए को कलेक्ट करके फिर उसको डिटेक्ट किया जाता था कि कौन किसने वहां क्राइम किया होगा, डीएनए से मैच करते थे। अगर वहां पे कोई एविडेंस मिल जाता है जिस पर्सन ने क्राइम किया है उससे रिलेटेड, अगर उसका कोई पार्ट मिल जाता है, कोई उसकी एसेसरीज मिल जाती है, उसका कोई सपोज कीजिए वॉच है उसकी वो गिर गई है, या उसके फुटप्रिंट्स हैं वहाँ पे, या उसके थंब प्रिंट्स हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं, तो उनके बेसिस पे उस क्रिमिनल को डिटेक्ट कर लेते थे। तो ये जो जितनी भी स्टडीज हो रही है ये सारी जेनेटिक्स में होती है, फोरेंसिक लैब्स में होती है। तो आई थिंक कुछ हद तक मैं आपको ये समझा सकी हूँ कि जेनेटिक्स जो है वो मेनली किससे रिलेटेड है। अगर आप बीएससी करते हैं केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री आपको अच्छी तरह पता है, केमिकल साइंसेस, केमिकल रिएक्शंस, जितने भी लैबोरेटरीज में नए ड्रग्स बनाए जाते हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं हमारे केमिस्ट्री में। उसके बाद एग्रीकल्चर। देखिए एग्रीकल्चर खुद एक बहुत डाइवर्स फील्ड है। अगर मैं बात करूं, नॉर्मली हम यही सुनते थे कि जितने भी क्रॉप फील्ड्स होते हैं, जैसे हमारी जो क्रॉप्स हैं मेनली व्हीट हो गया, बाजरा हो गया, मिलेट है, राइस है, इनको ग्रो करने से ही रिलेटेड एग्रीकल्चर है। लेकिन एग्रीकल्चर को भी हम फर्दर अलग से कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज हॉर्टिकल्चर। नाउअडेज इसका बहुत ज्यादा इमर्जिंग फील्ड हो गया है हॉर्टिकल्चर, जिसमें आप मेनली आपके वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं या ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, इनको ग्रो करते हैं। तो इनका कल्चर करके भी आप अलग से अपनी नर्सरी बना सकते हैं, या आप एज अ मॉडर्न फार्मर आप उसमें काम कर सकते हैं, अपनी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो यील्ड आती है उसको सेल आउट कर सकते हैं और अच्छा उससे पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद आता है आपका लाइफ साइंसेस। अच्छा एग्रीकल्चर वाले जो हैं, एग्रीकल्चर से अगर आप हैं तो आप जो जितनी भी ये जो लैबोरेटरीज हैं जगह जगह पर, जैसे हमारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, जहाँ पे मेनली प्लांट्स से रिलेटेड जितना भी काम है वो सब किया जाता है। गवर्नमेंट जो हमारी है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। तो इस तरह के बहुत से और भी इंस्टीट्यूट हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं, जो मेनली प्लांट से रिलेटेड वर्क करते हैं एग्रीकल्चर की। वहाँ पे जो हाइब्रिड्स वगैरह है, जो वैरायटीज आती हैं, आपको जो सीड प्रोवाइड किए जाते हैं फार्मर्स को, तो वो सारे जो उनका प्रोडक्शन है, उनको अच्छी एक फसल, अच्छा प्रोडक्शन बनाने के लिए, अच्छी यील्ड उपज लाने के लिए, तो इस तरह के जो काम है सारे एग्रीकल्चर में किए जाते हैं। तो उसमें उनकी स्टडी करना बीएससी एग्रीकल्चर में होता है। उसके बाद आता है बीएससी लाइफ साइंस। देखिए लाइफ साइंस भी खुद एक डाइवर्स फील्ड है। लाइफ साइंस में आप बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मेनली जो अप्लाइड सब्जेक्ट्स होते हैं। देखिए साइंस की जो एप्लीकेशंस हैं, साइंस के जो यूज हैं, हम उनको पढ़ते हैं अप्लाइड साइंस में। तो लाइफ साइंस में आपकी बायोकेमिस्ट्री हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, आपकी इम्यूनोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स भी इवन इसी में आ जाती है। तो लाइफ साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, डाइवर्सिटी है, जो आप पढ़ सकते हैं। और इस तरह के जो वर्क जहाँ जहाँ जिन कंपनी में हो रहे हैं, या फिर जितनी रिसर्च लैबोरेटरीज हैं जो इन चीज़ों से डील कर रही हैं, वहाँ भी आप एज ए रिसर्च असिस्टेंट, एज ए रिसर्चर वहाँ काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बॉटनी एंड जूलॉजी। अगर बीएससी आप बॉटनी इज मेनली रिलेटेड विद स्टडी ऑफ प्लांट्स। अगर प्लांट्स की स्टडी की बात करें तो बॉटनी कहलाती है, एंड इफ वी आर डीलिंग विद एनिमल्स देन इट इज नोन एज जूलॉजी। तो बॉटनी और जूलॉजी अगर आप बीएससी से करते हैं तो आप इन फ्यूचर रिसर्च में भी जा सकते हैं और आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। कॉलेज में प्रोफेसर लग सकते हैं, या फिर आप पीएचडी करने के बाद अपना रिसर्च भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और नॉट ओनली इन इंडिया, कुछ जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो अच्छे इंस्टीट्यूट है, अगर आप वहां से पीएचडी करते हैं तो आपको अब्रॉड जाने के, फॉरेन जाने के भी चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। उसके बाद आता है बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी मेनली रिलेटेड है माइक्रोब से। देखिए इसका तो बहुत अच्छा एग्जांपल आजकल हम सुन भी रहे हैं। आपने कोविड-19 के बारे में सुना होगा, दैट इज कोरोना वायरस डिजीज। और इसका जो, अगर मैं माइक्रोब की बात करूं तो कोरोना वायरस आपने सुना होगा। जो कोरोना वायरस है वो एक माइक्रोब ही है। आप देख सकते हैं कि उसी माइक्रोब की लाइफ साइकिल को जानने के लिए कितने सारे रिसर्च जो साइंटिस्ट हैं वो सारे इकट्ठे हो चुके हैं, और कितना जो इसकी जो वैक्सीन बनाने के लिए कितने लार्ज स्केल पे काम चल रहा है। तो एक माइक्रोबायोलॉजी, अगर आप बीएससी, ज्यादातर जो वहाँ साइंटिस्ट हैं वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ की नॉलेज ज़्यादा होती है, तो उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है इस तरह के रिसर्च वर्क में। उसके अलावा फॉरेस्ट्री में भी जा सकते हैं। फॉरेस्ट्री में जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, बीएससी फॉरेस्ट्री करके आप एमएससी करके उसमें पीएचडी करने के बाद एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर भी गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। उसके बाद आता है बीएससी इन डेयरी टेक्नोलॉजी। डेयरी टेक्नोलॉजीज का तो हरियाणा में बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके पास करनाल में एनडीआरआई है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है।
तो ऐसे ही बहुत से गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पे अगर आप बीएससी करते हैं डेयरी टेक्नोलॉजी से, तो जो इससे रिलेटेड डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर कोई डेयरी प्रोडक्ट्स की कंपनी है या फिर अपना खुद का एक डेयरी प्रोडक्ट, एक अपना जो छोटा सा सेंटर एस्टेब्लिश कर सकते हैं और वहाँ वर्क कर सकते हैं। मेनली आपने सुना भी होगा जो अमूल है या फूड एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, पार्ले-जी हो गई या फिर और जो आप देख सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं, अमूल हो गया, सरस हो गया और मदर करके है, मदर रेसिपी है, और ये सारे जितने भी हैं, तो ये जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स के जितने भी कंपनीज वगैरह हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ भी आप अपने आप को एज अ वर्कर वहाँ एम्प्लॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बीएससी इन एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस के बारे में अगर हम बात करें तो एनवायरमेंटल साइंस में भी बहुत सारे डाइवर्स फील्ड हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जितने भी ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी होते हैं, या फिर हम एनवायरमेंटल साइंस की बात करें तो माइक्रोबियल स्टडीज की जाती है। आपकी जो ये इवन यूनिवर्सिटीज के अंदर भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं एनवायरमेंटल साइंस के, जहाँ पे मेनली काम किया जाता है एनवायरमेंट से रिलेटेड ही, कुछ ऐसे माइक्रोब्स बनाना, कुछ ऐसे उनकी स्ट्रेन्स बनाना जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट है हमारे एनवायरमेंट पे उनको किल कर सके। या फिर आप देखते हैं जैसे गंगा प्लांट चल रहा है, गंगा ट्रीटमेंट प्लांट चल रहा है, तो गंगा ट्रीटमेंट प्लांट में जितने भी कंपनीज जो इन्वॉल्व है, जो उसके वाटर को प्योर करने में लग रही है, ट्रीट करने में लग रही है, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो एम्प्लॉइज हैं वो बीएससी एनवायरमेंटल साइंस से ही होते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप इनसे बीएससी करते हो, जैसे एनवायरमेंटल साइंस हो गया, आपका माइक्रोबायोलॉजी हो गया, लाइफ साइंस हो गया, तो एज अ क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट भी आप बहुत सी कंपनीज में लग सकते हैं, जहां जो प्रोडक्ट बनते हैं उनकी एनालिसिस की जाती है, वेदर दे आर रेडी फॉर कमर्शियलाइजेशन और नॉट। तो क्वालिटी एनालिस्ट का भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, तो बीएससी करते हैं आप डेयरी टेक्नोलॉजी से, तो ये डेयरी जो आपकी टेक्नोलॉजी है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं आपके पास, कंपनीज में जा रहे हैं आप, या इंडस्ट्रीज हो गई। देखिए इन सब, ये तो बात हो गई कि हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट फील्ड में, लेकिन अगर मैं बात करूं कि यही सारे सब्जेक्ट्स लेकर आप टीचिंग में भी जा सकते हैं। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर ये कोर्सेज हो रहे हैं, आप एज अ प्रोफेसर वहाँ लग सकते हैं, लेक्चरर के उसमें लेक्चर के उस पर जॉब पे पोजीशन पे अपॉइंट हो सकते हैं। तो आप इन्हीं सभी सब्जेक्ट से टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं और अच्छा खासा आपका जो आपकी इनकम है आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आता है बी फार्मेसी का। बी फार्मेसी एक ऐसा फील्ड है जिसमें पीसीबी और पीसीएम, जैसे देखिए पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, पीसीएम होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जो बच्चे मैथ्स लेते हैं वो भी बी फार्मेसी कर सकते हैं, बैचलर इन फार्मेसी। तो जो बच्चे बी फार्मा कर लेते हैं, बैचलर इन फार्मेसी कर लेते हैं, वो भी आगे नेक्स्ट आपके जो, अगर आप चाहें तो जो इतनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, रेनबैक्सी हो गई और भी काफ़ी हैं, तो वहाँ आप अपने खुद को अप्लाई कर सकते हैं वहाँ जॉब करने के लिए। इसके अलावा आपके पास एज अ एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का भी ऑप्शन रहता है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वो होता है बच्चों जो जितने फार्मास्यूटिकल कंपनीज के प्रोडक्ट बन रहे हैं, मेडिसिन बन रहे हैं या इंजेक्शंस हैं, वैक्सीन बन रही है, इनको सेल आउट करना डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाके या क्लिनिक्स जो डॉक्टर्स हैं वहाँ जाके। तो अगर आप क्लिनिक्स पे, हॉस्पिटल्स पे, इन सब पे अगर सप्लाई करना चाहते हैं तो वो एमआर कहलाते हैं। उसके अलावा कुछ एमआर जो होते हैं उनका किसी पर्टिकुलर कंपनी से टाई अप हो जाता है, तो वो कंपनी क्या करती है, उनको एक पर्टिकुलर टारगेट दे देती है कि भाई 15 डेज में आपको ये टारगेट, इतनी जो मेडिसिन है वो सेल आउट करनी है। उसके अलावा अगर वो अपने टारगेट से ज्यादा करते हैं तो उनको प्लस में बोनस मिलता है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आप में टैलेंट कितना है। उसके बाद देखिए बीएससी नर्सिंग में ज्यादातर जो आप हेल्थ वर्कर, एज अ हेल्थ वर्कर या फिर नर्सेज जो होती हैं, देखिए हॉस्पिटल में डॉक्टर से ज्यादा आपको पता है नर्सेज की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो नर्सेज के लिए भी आपके पास ऑप्शंस खुले हुए हैं, हेल्थ वर्कर के रूप में भी आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बीएससी नर्सिंग के बाद एमबीए कर लेते हैं, तो एमबीए करने के बाद आप वहाँ हॉस्पिटल्स में जो एडमिन डिपार्टमेंट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिपार्टमेंट होते हैं, आपको नॉलेज होती है सारे साइंस की, नर्सिंग की, तो आप एज अ एडमिन भी वहाँ पर अपॉइंट हो सकते हैं हॉस्पिटल्स में या फिर जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनमें। उसके अलावा देखिए बीपीटी, दैट इज बैचलर इन फिजियोथेरापिस्ट। जो फिजियोथेरापिस्ट होते हैं वो जनरली, देखिए जो आप, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूँ तो ज़्यादातर जो मालिश वाले होते हैं, कि आजकल जो मस्कुलर पेन है, इंटरनल पेन की बजाय लोगों को आजकल मस्कुलर पेन मसल्स की वजह से, या फिर आपकी जो आप देखते हैं कि किसी को हेड में जो ब्रेन है
ब्रेन नहीं, अगर उसको हेड में दर्द हो रहा है या फिर मस्कुलर पेन ज़्यादा है, लिम्स जो है उसके फॉलिंग साइंस, हैंड्स हो गए, लेग्स हो गए, मसल्स पेन हो गए, जैसे कि एक्यूप्रेशर है, एक्यूपेंचर है, ये सारी फिजियोथेरेपी में आ जाती हैं। तो लोग आजकल बच्चों केमिकल ड्रग्स की बजाय वो नेचुरल उसमें ट्रीटमेंट में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो ये ज़्यादातर आता है आपका बैचलर इन फिजियोथेरेपिस्ट। तो आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं कल को वहाँ, या फिर जो नॉर्मल जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी आपने आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लैब टेक्नीशियन का। लैब टेक्नीशियन कोर्स में ज़्यादातर होते हैं कि आपने देखा होगा रेवाड़ी में इतनी सारी पैथोलॉजिकल लैब्स हैं जहाँ पे जनरली ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। तो जो ब्लड टेस्ट किए जा रहे हैं, जो वहाँ अगर आप BMLT कर लेते हैं पैथोलॉजिकल लैब में, आप एज ए लैब टेक्नीशियन वहाँ काम कर सकते हैं। इसको भी छोड़िए, अगर लैब्स की बात नहीं कर रही, अगर हम देखें यूनिवर्सिटीज़ में भी इतनी रिसर्च लेबोरेटरीज होती हैं या जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ भी लेबोरेटरीज होती हैं, तो वहाँ भी हमेशा लैब टेक्नीशियन के लिए जो वैकेंसी होती है वो वहाँ भी क्रिएट हो सकती है। तो वहाँ भी आप अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए बच्चों, मेरा इतने स्कोप्स आपके यहाँ बताने का सिर्फ एक ही एम है। मैं ये चाहती हूँ कि आप सिर्फ वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करें जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट हो। आपको कोई भी सब्जेक्ट ऐसा बर्डन नहीं लगना चाहिए। ऐसा ना लगे कि मैंने पीयर प्रेशर में आके, अपने फ्रेंड्स के प्रेशर में आके, या मेरी फैमिली ने मुझे बोला, मेरे पेरेंट्स ने मुझे इन्फ्लुएंस किया, या मेरे रिलेटिव्स ये कह रहे थे कि भाई ये करना चाहिए, मेरा बेटा ये कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें अवॉइड करें। अपने इंटरेस्ट को देखें, अपने आप को समझें कि आप किस में बेस्ट कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। यस, प्लस आपको स्कोप्स तो याद रखने ही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जितना आपको यहाँ बताया है काफ़ी हद तक आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है या कोई भी शंका है तो प्लीज़ हम साइंस में जितने भी फैकल्टीज़ हैं, आप फिजिक्स वाले सर से बात करना चाहते हैं उनके भी नंबर अवेलेबल हैं, केमिस्ट्री वाले सर से बात करना चाहते हैं केमिस्ट्री वाले सर के भी नंबर अवेलेबल हैं, बायो के लिए मैं अवेलेबल हूँ। तो आप हमसे बात करके अपने जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। और बच्चों देखिए, अब मिड अप्रैल आ चुका है, तो मैं आशा करती हूँ कि जल्द से जल्द आप अपने सारे स्कोप्स जान के अपना फटाफट से अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि हम क्लासेस रन कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि किसी तरह भी आपका किसी भी लेक्चर का लॉस हो। तो बच्चों, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स भी जरा ध्यान दीजिए, बच्चों को हेल्प कीजिए जल्दी। और अगर आप बुक्स की बात करें तो बच्चों PDF जो फाइल है हम डेली भेज भी रहे हैं, ग्रुप्स में भी आपको मिल गए होंगे लिंक, उन लिंक पे क्लिक करके आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से अपने चैप्टर्स जो हैं, हम जो लेक्चर्स देंगे, काफ़ी हद तक हम कोशिश करेंगे कि नोट्स भी अवेलेबल हो आपको, तो जो लेक्चर्स मिल रहे हैं उनसे रिलेटेड आपका स्टडी मटेरियल आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा मेन एम यही था कि जनरली जो बच्चे सोचते हैं कि मैडम बायो टफ है, हमने मेडिकल ले ली तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए बच्चों, अगर आप यहाँ इस टाइम मेहनत कर लेंगे तो आपको लाइफ में आगे स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अगर आप अब मेहनत करके पढ़ाई कर लेते हैं तो आगे आपकी लाइफ स्मूथ बन जाती है। एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर टैलेंट, आप में कितनी स्किल्स हैं, कितनी एबिलिटीज़ है। देखिए, कोई सब्जेक्ट बुरा नहीं होता, कॉमर्स, फिजिक्स, कॉमर्स, आर्ट्स, अगर मैं साइंस की बात करूँ, कोई टफ नहीं है। वो सब आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। आप किसी सब्जेक्ट में कितने एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, वही आपको सक्सेस तक लेके जाता है। थैंक यू पेरेंट्स, प्लीज बच्चों को थोड़ा हेल्प कीजिए और जल्दी ही अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर्स जो हैं, क्लासेस जो हैं, वो स्मूथली रन कर सकें। थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू पेरेंट्स।